नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी और सोसाइटी के एक वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ और जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एकदम तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द ही बिहार लाइब्रेरियन का टीचर के साथ वैकेंसी आने वाला है। और दूसरी बात ये कि जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन लाइब्रेरियन सोसाइटी का अगला भाग होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप पॉल चतुर्थ द्वारा 1558 में इंडेक्स लिबोरम प्रोहिबिशन प्रकाशित किया गया था, जो क्या था? तो यह एक वर्जित पुस्तकों की सूची थी। ठीक है, अब देखते हैं पुस्तकालय की प्रकृति। पुस्तकालयों की प्रकृति। परंपरागत पुस्तकालय किसे कहते हैं? जिन पुस्तकालयों में भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होती है उन्हें परंपरागत पुस्तकालय कहते हैं। जैसे आप कॉलेज में या अपने स्कूल में लाइब्रेरी देखते हैं जहाँ पर भौतिक रूप में पुस्तकें उपलब्ध हो, मतलब कि जो प्रिंटेड फॉर्म में, जो कि बुक जो हम उल्टा के पढ़ते हैं, वो कागज़ पर छपी अगर बुक्स है तो वो जो आएंगे वो परंपरागत पुस्तकालय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिजिटल पुस्तकालय किसे कहते हैं? तो डिजिटल पुस्तकालय किसे कहते हैं? ऐसा पुस्तकालय जिसमें डिजिटल फॉर्म में पुस्तकें संग्रहित रहती है। मतलब कि डिजिटल पुस्तकालय का मतलब हुआ कि वहाँ पुस्तकें जो होगी डिजिटल फॉर्म में होगी। मतलब आप अगर किसी पुस्तक को पढ़ना चाहे तो आप कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या वेब के माध्यम से पढ़ सकते हैं आप। मतलब वहाँ पे भौतिक स्वरूप में पुस्तकें वहाँ पे उपलब्ध नहीं होगी। जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी किताब, जो भी शोध पत्र या जो भी मैगजीन होगी, सभी क्या होगी, उनको कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जाएगा। तो उसे डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड पुस्तकालय क्या होता है? तो जब परंपरागत पुस्तकालय और डिजिटल पुस्तकालय एक ही पुस्तकालय में दोनों ही तरह के स्वरूप मौजूद हो तो उन्हें हाइब्रिड पुस्तकालय बोलेंगे। मतलब हाइब्रिड पुस्तकालय में परंपरागत पुस्तकालय भी होंगे, मतलब भौतिक स्वरूप में प्रिंटेड फॉर्म में भी वहाँ कागज़ पर छपी हुई पुस्तकें भी होगी और कंप्यूटर में भी हम मैगजीन पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों को जब मिला देते हैं तो वो हाइब्रिड पुस्तकालय कहलाता है। डिजिटल पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? तो डिजिटल पुस्तकालय क्या होता है? ऐसे पुस्तकालय जिनकी सेवाएं पूर्ण रूप से स्वचालित एवं सभी संसाधन डिजिटल स्वरूप में हो तो उसे डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिनमें, मान लो कि आप गए वहाँ पे कोई बुक इशू करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर में साइन नहीं करवाएगा। वो वहीं पे स्लॉट खोजेगा, वहीं पे वो अपना कंप्यूटर ऑन करेगा और वहीं पे आपको ऑनलाइन ही अलॉट कर देगा कि आप ये पुस्तक ले जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी काम जो होगा पेन पेपर वाला नहीं होगा। पूरा का पूरा जो है काम जो है डिजिटली तरीके से होगा। मतलब कंप्यूटर में ही एंट्री करेगा, कंप्यूटर में ही आपसे साइन करवा लेगा और आपको वहीं पे अलॉट भी कर देगा, ऑनलाइन ही बुक अलॉट कर देगा। उसके बाद आप जाके आराम से वो कंप्यूटर में बैठ के आप या मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को या बुक को पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं मोबाइल लाइब्रेरी क्या है। तो देखो, मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? जब पाठकों की सुविधा के लिए पाठकों के घर तक किसी गाड़ी पर ही पुस्तक को सजा के रख के और किसी गाड़ी के माध्यम से भी घूम के अन्य जगहों पे इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी बोलते हैं। मतलब कि ऐसा लाइब्रेरी जो जहाँ कहीं भी जाए वो जा पाए। मतलब कि एक वाहन पर सुसज्जित लाइब्रेरी होता है। मान लो कि एक ट्रक है, उस पर हम बुक को अरेंज कर दिए हैं, डिफरेंट टाइप के बुक को, और आज मान लो पटना में है, कल मुजफ्फरपुर में है, परसों छपरा में है ना? तो ये क्या हो गया? मोबाइल लाइब्रेरी हो गया। और मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में एक बात बता दूं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ये अमेरिका में हुई थी। ठीक है, इसको लाइब्रेरी वैगन भी बोलते हैं, बुक वैगन भी बोलते हैं, बुक ट्रक भी बोलते हैं और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूएस में ALA प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में नेशनल लाइब्रेरी वीक के बुधवार को नेशनल बुक मोबाइल डे को प्रायोजित करता है। इसमें कह रहा है कि जो अप्रैल महीना होता है,
उसमें नेशनल लाइब्रेरी वीक जो मनाया जाता है उसमें जो बुधवार होता है उसको नेशनल बुक मोबाइल डे को रूप में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में मोबाइल लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया था। रंगनाथन ने बुक मोबाइल्स को क्या नाम दिया? तो रंगनाथन ने जो बुक मोबाइल्स को नाम दिया था लाइब्रेरी ऑन व्हील्स नाम दिया था। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किसने नाम दिया था? तो ये दिया था रंगनाथन ने। डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो किया है मोबाइल पुस्तकालय के लिए। रंगनाथन ने चलती लाइब्रेरी उदाहरण के लिए ऊँट गाड़ी पुस्तकालय, बस पर पुस्तकालय आदि के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसके लिए लिब्रासीन टर्म भी प्रयोग किया जाता है। सचल लाइब्रेरी क्या है? सचल लाइब्रेरी का मतलब वही हो गया मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी का सूत्रपात कहाँ पर हुआ था? मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका में हुआ था। मोबाइल लाइब्रेरी सेवा किस लाइब्रेरी सेवा का विस्तार है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी का। जो जनता पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय होता है ना, ये मोबाइल लाइब्रेरी डिफरेंट जगहों पे जाके पब्लिक को ही सेवा प्रदान करती है। तो ये क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। चल पुस्तकालय का संबंध किससे है? तो चल पुस्तकालय वही हो गया मोबाइल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं? लिब्रासीन भी बोलते हैं। सॉरी, मोबाइल लाइब्रेरी को लिब्रासीन भी बोलते हैं। लिब्रासीन। लिब्रासीन का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने। ठीक है, लिब्रासीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर रंगनाथन ने। मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? तो मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी के एक तरह से विस्तार है, लाइब्रेरी सेवा का विस्तार है। मान लीजिए पहले स्कूल यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में लाइब्रेरी होती थी, और अगर उसी लाइब्रेरी को आपके घर तक सेवा दे दिया जाए, आपके घर के नज़दीक जाके उस ट्रक को लगा दिया जाए जिसमें पुस्तकें संग्रहित है, तो वहाँ खुद भी जाके आप वहाँ पे बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ से बुक इशू करवा के ले जा सकते हैं। तो क्या हो गया? तो एक तरह से सेवा का विस्तार ही हुआ, पुस्तकालय सेवा का विस्तार ही हुआ। पुस्तकालय विस्तार सेवा क्या है? तो पुस्तकालय के अंदर पाठ सामग्री को यूजर तक पहुंचाकर पुस्तकालय के अधिकतम उपयोग का समर्थन करती है, और इसका उद्देश्य है अपनी सर्विस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और पुस्तकालय को सार्वजनिक केंद्र बनाना। देखिए दोस्त, ये जो लाइब्रेरी होता है इसका उद्देश्य ही होता है कि सरल रूप में हम पाठकों को आसानी से उस जानकारी को पहुंचा दें। ठीक है, और लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग हो, यही तो एक लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि चल पुस्तकालय क्या है? फिर वही आ गया कि मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? ऐसा पुस्तकालय जो जगह जगह पर जाकर अपनी सर्विस दे सके। यह एक प्रकार से प्रसार सेवा है। ठीक है, यह एक प्रकार से क्या है? प्रसार सेवा है। मोबाइल लाइब्रेरी बिब्लियो बस क्या है? यह एक ऐसी सर्विस है जो यूजर को अपनी जगह पर सर्विस देती है। ठीक है, मोबाइल लाइब्रेरी या बिब्लियो बस क्या होता है कि जैसे किसी पाठक को उनके ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, उनके ज़रूरत की बुक्स चाहिए, तो उनके स्थान पे जाके, उनके घर के पास जाके वो सर्विस दे सकता है, तो वो मोबाइल लाइब्रेरी कहा जाता है। अब देखते हैं पुस्तकालय के प्रकार हैं, कितने तरह के होते हैं। मुख्य तौर पर पुस्तकालयों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये क्या होता है? वह पुस्तकालय जो जनता द्वारा संचालित और जनता के लिए उपलब्ध हो। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह होता है जो जनता के द्वारा ही संचालित हो और जनता के लिए ही उपलब्ध हो। ठीक है, अब एक होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी। एक होता है राज्य केंद्रीय संभागीय पुस्तकालय। फिर होता है जिला केंद्रीय पुस्तकालय, प्रखंड पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, नगरीय पुस्तकालय या ग्रामीण पुस्तकालय। ये जितना भी पुस्तकालय आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी का ही पार्ट है। मतलब ये जितने लाइब्रेरी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी के सभी क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी हैं। ठीक है, जबकि अगर स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होते हैं तो क्या होता है? एकेडमिक लाइब्रेरी होता है। ठीक है, शैक्षणिक पुस्तकालय होता है वो चीज़, वह पुस्तकालय जो शैक्षणिक संस्था द्वारा संचालित और शैक्षणिक संस्था के पाठक के लिए उपयोग हो। कहने का मतलब है, देखिए कि अगर किसी कॉलेज में लाइब्रेरी है तो वो जो लाइब्रेरी मतलब वो जो कॉलेज हैं उनके एकेडमिक के थ्रू उसका संचालन किया जा रहा है, और वो उसमें वही बुक्स मिलेगी जो उस पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। मतलब कॉलेज में जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको बुक्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको जैसे आप स्पेशल बुक्स खोजेंगे तो वो सब नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी में सिलेबस से रिलेटेड ही बुक्स मिलते हैं, तो वो किसके लिए उपयोगी हो गया? जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं
उसी के लिए ही उपयोगी हो गया। चलिए, तो इसमें शैक्षणिक पुस्तकालय में जो है 3 तरह के पुस्तकालय आते हैं। पहला आता है विद्यालय पुस्तकालय, फिर महाविद्यालय पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय। कहें तो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 3 तरह के एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं। और फिर होता है विशेष पुस्तकालय। तो कोई स्पेशल पुस्तकालय क्या होता है? तो स्पेशल पुस्तकालय वह होता है जिसे जो कोई पुस्तकालय है वो सार्वजनिक न होकर विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक सीमित हो। कहने का मतलब है कि विशेष पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जो मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो शोध अपना करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जो जर्नल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पूर्व के शोध हैं, वहाँ पे वो स्पेशल लाइब्रेरी में मिलेगा। फिर हॉस्पिटल लाइब्रेरी क्या है? तो हॉस्पिटल लाइब्रेरी में जैसे आपको मिलेगा कि जैसे मेडिसिन से रिलेटेड, या फिर मान लो कि घाव का ड्रेसिंग कैसे किया जाता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाता है, तो ये कहाँ मिलेगा? इस पर जो बुक्स मिलेंगे वो अस्पताल पुस्तकालय में मिलेगा। फिर आ गया औद्योगिक पुस्तकालय। तो औद्योगिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, या जो भी आपका जो सावधानियां है कि जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसमें क्या क्या सावधानियां होना चाहिए, कार्यों को किस स्टेप में किया जाता है, ठीक है ना, मैन पावर किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, या प्लांट को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए, प्लांट का लेआउट क्या होना चाहिए, मशीन का जो है किस तरह से सजावट होना चाहिए ताकि काम करने में ईजी हो। मान लो कि एक मारुति का शोरूम है, ठीक है, मारुति का मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मारुति की कार बनती है, तो वहाँ पर इस तरह से चीज़ों को, यहाँ पे इस तरह से यंत्रों को सजाया जाता है जिस तरह से वहाँ पे जिस स्टेप में काम होता है। मान लो कि पहले यहाँ पे लोहा को आकार दे के वहाँ पे मारुति का चेसिस बनाना है, फिर यहाँ पे वेल्डिंग कर देना है, ठीक है, यहाँ पर फिर पेंटिंग कर देना है, उसके बाद यहाँ पर फिर असेंबल कर देना है, फिर उसके बाद एसेसरीज आगे लगाना है ना। तो क्या होता है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? औद्योगिक पुस्तकालय में मिलेगा। उसके बाद जेल पुस्तकालय, देखो ये भी एक स्पेशल तरह का पुस्तकालय है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या, एक विशेष वर्ग ही यहाँ पे अध्ययन कर सकता है ना। जेल पुस्तकालय में जो जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, जेल के जो भी मतलब हेड हैं वो, या जेल में जो भी लोग रहते हैं, कैदी रहते हैं, वो यहाँ पे पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, है ना, जेल पुस्तकालय। उसी तरह नेत्रहीन के लिए पुस्तकालय हैं। तो यहाँ नेत्रहीन तो अपनी आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो ब्रेल वगैरह है उन सब चीज़ का उपयोग करके वहाँ पे वो अध्ययन कर सकता है। तो नेत्रहीन के लिए पुस्तकालय, ये सब सारे पुस्तकालय जो है किसके अंतर्गत आते हैं? एक विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं, है ना। वह पुस्तकालय जो जनता द्वारा संचालित और जनता के लिए उपलब्ध हो उसे कौन सा पुस्तकालय बोलेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि वो पब्लिक लाइब्रेरी होगा, ठीक है। चलो, विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन से पुस्तकालय होते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि ये एकेडमिक लाइब्रेरी होते हैं, या शैक्षणिक पुस्तकालय भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के मुख्य कार्य तथा उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक पुस्तकालय का मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या होता है? तो छात्र और शिक्षक को शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना, ठीक है, पढ़ने की आदत को बढ़ाना, छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक और पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण करना, ठीक है। तो देखो, शैक्षणिक पुस्तकालय जो होता है ये शिक्षक और छात्रों के लिए होता है, और शिक्षक और छात्र के लिए उनके जो सिलेबस होते हैं, उनके सिलेबस से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर वहाँ पे सामग्री उपलब्ध है, वहाँ पर स्टूडेंट बैठेंगे और वहाँ पे एक अच्छा माहौल रहेगा तो पढ़ने की आदत भी बढ़ेगी। वहाँ पे अगर बच्चे पढ़ेंगे, अगर छात्र पढ़ेंगे तो उसके व्यक्तित्व में ऑब्वियसली है कि विकास आएगा, और पाठ्यक्रम से संबंधित जो सूचना भी, जो भी चीज़ है उसका क्या होता है, वहाँ पे कलेक्शन होता है, ठीक है। मान लो किसी तरह की बुक्स वहाँ पे चाहिए जो कि ज़रूरियात है, तो वो सारे के सारे बुक्स वहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पे उपलब्ध होंगे। किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता को इंगित करने के लिए सर्वेक्षण बहुत उपयोगी रहे हैं? जो भी एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर एक सर्वे होता है जो बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड IS 15-339 2003 किससे संबंधित है? तो यह है पब्लिक लाइब्रेरी के गाइडलाइंस से, ठीक है। 15-339 2003 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो गाइडेंस है उससे रिलेटेड है आपका IS 15-339 2003, ठीक है।
वह पुस्तकालय जो सार्वजनिक ना होकर विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक सीमित हो वह किस प्रकार का पुस्तकालय होगा? तो वह होगा विशेष पुस्तकालय। मैंने बताया कि जो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, हॉस्पिटल में है, नेत्रहीन है, ठीक है, तो ये सब क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी हैं। इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी हैं तो क्या है? ये सब स्पेशल लाइब्रेरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैप लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड लाइब्रेरी किसके अधीन आते हैं? तो मैप लाइब्रेरी और रिकॉर्ड लाइब्रेरी, मान लो किसी चीज़ का रिकॉर्ड आपको रखना है, ठीक है, मान लो कि कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है और वहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड लाइब्रेरी वो क्या हो गया? एक विशेष जगह पे हो गया ना, एक विशेष कार्य के लिए हो गया, तो वो विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आएगा। और मान लो कि मैप है, तो ये कौन? केंद्र सरकार इसको एक विशेष उद्देश्य से बनाता है, तो ये विशेष पुस्तकालय में ही आएगा। ALA ग्रॉसरी ऑफ टर्म्स के अनुसार एक खास संगठन को अभीष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए संगठित सेवा विशेष पुस्तकालय कहलाता है। मतलब कहते हैं कि एक खास संगठन को अभीष्ट सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाने के लिए जो सेवा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वो विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत दिया जाता है। विशेष पुस्तकालय किसे कहते हैं? जो किसी विशेष विषय या विषयों के समूह पर आधारित हो। सही बात है। मान लो कि अगर हम साइंटिफिक चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो साइंटिफिक बुक हमको कहाँ मिलेगा? वो स्पेशल लाइब्रेरी में ही मिलेगा। कृषि पुस्तकालय, जेल पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, यह किस प्रकार के पुस्तकालय हैं? तो ये सारे विशेष हैं, क्योंकि ये पब्लिक या जनरल लोगों के लिए काम की चीज़ है ही नहीं, है ना। जेल में कौन यूज करेगा? कैदी ही यूज करेगा पुस्तकालय का। चिकित्सा जो है पुस्तकालय में डॉक्टर ही करेंगे, या कृषि में किसान केवल करेंगे, या किस कृषि में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो जाके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इनसे जुड़े हुए चीज़ मिलेंगे वहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय, संभागीय पुस्तकालय, यह किस प्रकार के पुस्तकालय हैं? तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। देखो, जितने भी राष्ट्रीय हो, राज्य स्तरीय हो, पंचायत स्तरीय हो, या फिर ब्लॉक स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, सारे के सारे क्या होंगे? एक पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय के आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पुस्तकालय उपकर, लाइब्रेरी शेष। मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय का आय का मुख्य स्रोत क्या होगा? जैसे कोई पाठक गया और वहाँ पे बुक इशू करवाया, उसके बदले में जो वो शुल्क दिया, है ना, उसी को लाइब्रेरी शेष बोलते हैं। या मान लो कि आप बुक ले गए, ठीक है, बुक ले गए आप 7 दिन के लिए और आप 3 महीने रख लिए, तो उस पर जो आप अधिशेष उसको देंगे, है ना, तो यही जो है क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय का आय का मुख्य स्रोत यही होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय का आय का मुख्य स्रोत जो होता है वो पाठक से ही उस लाइब्रेरी को प्राप्त होता है। नेत्रहीनों के लिए पुस्तकालय किस प्रकार का पुस्तकालय है? तो नेत्रहीन के लिए जो पुस्तकालय होता है, तो अब हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि वो विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। स्पेशल लाइब्रेरी के लिए धन की अव्यवस्था कहाँ से होती है? तो अपने पैतृक निकाय से। मान लो कि साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, ठीक है, इसरो रिसर्च में, इसरो में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और इसमें वही बुक्स मिलते हैं जो यहाँ के साइंटिस्ट यूज करते हैं। जो भी शोध पत्र हैं, जो भी मिसाइल बनाने की तकनीक है, या जो भी मंगलयान या स्पेस क्राफ्ट जो भी बनाने की तकनीक है, इसी के पुस्तकालय में मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो फंड इशू करेगा कौन करेगा? इसरो ही करेगा। इसरो का पुस्तकालय है तो इसरो ही करेगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, ठीक, तो खैर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बात हो रहा है। तो स्पेशल लाइब्रेरी के धन की व्यवस्था कहाँ होती है? अपनी पैतृक निकाय से होता है, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए किस प्रकार के पुस्तकालय हैं? तो उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए किस प्रकार के पुस्तकालय होते हैं? तो ये कॉलेज लाइब्रेरी होते हैं, ठीक है। जो हायर स्टडीज़ कहाँ पे होते हैं? मान लो हम मेडिकल, इंजीनियरिंग या MBA की डिग्री कहाँ पे लेते हैं? कॉलेज में ही तो लेते हैं, यही तो उच्च शिक्षा कहलाता है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेगा, सीधी सी बात है। कॉलेज पुस्तकालय किस तरीक़ों से विद्यालय के पुस्तकालय से भिन्न होते हैं? देखो, कॉलेज का जो लाइब्रेरी होता है ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से छोटा होता है और इसमें अनुसंधान सामग्री कम है, जबकि यूनिवर्सिटी में जो भी लाइब्रेरी होते हैं उनमें क्या होगा? यूनिवर्सिटी में ज़्यादा रिसर्च होते हैं, PhD होते हैं, PG होते हैं। तो PG PhD में ज़्यादा चीज़ क्या होता है? रिसर्च होता है।
तो उसमें रिसर्च की जो होता है कंटेंट वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है, कोई रिसर्च वगैरह का नहीं होता है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है कॉलेज पुस्तकालय विश्वविद्यालय और विद्यालय पुस्तकालय से भिन्न होते हैं। संसाधन सहभागिता क्या होता है? देखो, रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? संसाधन सहभागिता मतलब कि बहुत सारे पुस्तकालय हैं और एक में मान लो कि एक लाइब्रेरी में एक रिसर्च है, दूसरे लाइब्रेरी में 2-3 तरह के रिसर्च हैं, फिर तीसरे लाइब्रेरी में कई तरह के रिसर्च हैं। तो उस रिसर्च पेपर का या उस इन्फॉर्मेशन जो भी है उसका जो हम आदान प्रदान कर लेते हैं आपस में, मान लो कि एक स्पेशल बुक वहाँ पे है जो कि एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड है, इस लाइब्रेरी 1 में, और 2 और 3 में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके दे देंगे और फिर इसको भी प्रिंट करके दे देंगे, तो वो सामग्री यहाँ भी उपलब्ध हो गई, 2 नंबर पे उपलब्ध हो गई और यहाँ भी उपलब्ध हो गई, ठीक है। तो इस तरह से, या इसके पास जो भी बुक्स नहीं है तो ये 2 नंबर के इसको दे देंगे, या इसके पास जो बुक्स नहीं है ये 3 नंबर के दे देंगे। आपस में पुस्तकों का शेयरिंग, आपस में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग क्या कहलाएगा? संसाधन सहभागिता। रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं हम, रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा। संसाधन सहभागिता का क्या अर्थ है? तो पुस्तकों, सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों के बीच सहभागिता, ठीक है। पुस्तकों, सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों के बीच सहभागिता होना चाहिए। चलिए, संसाधन सहभागिता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था। संसाधन सहभागिता को पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता है। अगर एक पुस्तकालय है, ठीक है, तो इसमें पुस्तक, पाठक और कर्मचारी तीनों का क्या होना चाहिए ना, कि तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। संसाधन सहभागिता में किस में हो सकता है? पुस्तकालय की सेवाओं में हो सकता है, कार्यों में हो सकता है, सामग्री में संसाधन सहभागिता किया जाता है। पुस्तकालय सहयोग या रिसोर्स शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? सूचनाओं की आवश्यकताओं के जटिल होने के कारण। देखिए, आजकल जिस तरह से अत्याधुनिक युग आ गया है, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है, इसमें क्या है ना कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है, हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अकेले कर्मचारी या अकेले पाठक या अकेले जो है वहाँ के डायरेक्टर, इनको नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए रिसोर्स शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी कि मान लो कि एक पर्सन है, पाठक है, तो ये भी लाइब्रेरियन को उस इन्फॉर्मेशन की जानकारी दे सकते हैं, या अगर यहाँ के लाइब्रेरियन हैं, ये भी पाठक को बता सकते हैं कोई भी जानकारी, ठीक है। अगर तीसरा लाइब्रेरी है कोई, तो पहला लाइब्रेरी वाले तीसरे लाइब्रेरी को कुछ रिसोर्स के बारे में बता देंगे, इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देंगे। तो सूचना की जो जटिल आवश्यकताएं आजकल हो गई है, क्योंकि हर जगह इतना चीज़ होने लगा है, हर जगह से इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगा है, इसलिए संसाधन के सहभागिता की ज़रूरत पड़ी है। सूचना विस्फोट है दूसरा, कि मतलब हर चीज़ में इतना ज़्यादा सूचना आने लगा है, और आर्थिक अवरोध होने के कारण, ठीक है। तो संसाधन सहभागिता का ज़रूरत क्यों पड़ा? आवश्यकता, सूचना की आवश्यकताओं के जटिल होने के कारण, सूचना विस्फोट होने के कारण और आर्थिक अवरोध होने के कारण, ठीक है, ये याद रखिएगा। फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? तो फार्मिंगटन प्लान संबंधित है लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से। फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से, पुस्तकालय सहयोग से। फार्मिंगटन प्लान, लाइब्रेरी मॉडल एक्ट्स एंड बिल, लाइब्रेरी मॉडल एक्ट्स और जो बिल जो लाया गया था, ठीक है, जो लाइब्रेरी में क्या क्या, लाइब्रेरी के कानून में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे स्थापित किया गया था इसको, और कौन कौन सा बिल लाया गया था इसके लिए, ये हम देख लेते हैं। तो पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा 1930 में तैयार किया गया था। पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो ये 1930 में रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था, और 57 और 1972 दो बार संशोधित किया गया है, ठीक है। जो 1930 के दौरान बनारस में एक ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, इसी में इसकी चर्चा हुई थी लाइब्रेरी प्लान की, और 1931 में पश्चिम बंगाल विधायिका में इसको पेश किया गया था, ठीक है।
तो ये जो है बनारस में आयोजित एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी चर्चा की गई थी। जबकि पश्चिम बंगाल के जो विधायिका है, इसमें जो है इस बिल को पेश किया गया था। फिर उसके बाद मद्रास विधायिका में 1933 में विधेयक को अनुदान, पुस्तकालय और उपकर आदि समस्या के कारण पारित नहीं किया जा सका था। ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन ने किस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप पेश किया था? तो ये 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप जो है पेश किया था। किसने किया था? रंगनाथन ने। और कब किया था? 1930 में। कहाँ किया था? तो बनारस में किया था। डॉक्टर वेलगा वेंकटेप्पिया के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल कब पारित किया गया था? ये किया गया था 23 जून 1989 को। वेंकटप्पिया के द्वारा जो तैयार किया गया था मॉडर्न लाइब्रेरी का बिल, वो किया गया था 1989 में। डॉक्टर वेलगा वेंकटप्पिया के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल को कब संशोधित किया गया? देखिए 1989 में तैयार किया गया और 1995 में जो है इसको संशोधित किया गया और फिर 2000 और 2005 में संशोधित किया गया था। ठीक है। यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यूनियन लाइब्रेरी जो भी संघ पुस्तकालय, संघीय पुस्तकालय बिल और स्टेट लेवल का बिल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये भी तैयार किया गया था 1951 में एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। मतलब इंडिया के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट चेंज हो, इम्पोर्टेंट चीज़ का शुरुआत हो लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो ज़्यादा कौन किए थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही किए थे। ठीक है। प्रोफेसर पी.एन. कौला ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किया था? तो प्रोफेसर पी.एन. कौला ने जम्मू और कश्मीर के लिए और दिल्ली के लिए, ठीक है, ये मॉडल लाइब्रेरी बिल को तैयार किया था पी.एन. कौला, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के स्टेट के लिए लाइब्रेरी में। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित किया गया था? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1867 में। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करते रहिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और अपने दोस्तों को भी इसको वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आप लोग की भी तैयारी अच्छी से हो सके, समय पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ बने रहिए। आप यकीन मानिए आपको लाइब्रेरियन की पूरी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है। इसके साथ जो मैथ्स आएंगे या रीजनिंग आएंगे या जीके जीएस आसानी आते हैं, उसको भी हम जो है ना अब धीरे धीरे अपने चैनल पे अपलोड करना चाहेंगे।